Okay, so welcome to the lecture on French Revolution. वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है, इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है जो वर्ल्ड हिस्ट्री में आता रहता है। 10-15 मार्क्स का क्वेश्चन यू गाइस कैन बेसिकली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो बैकग्राउंड एंड कॉजेस, लेट अस टॉक अबाउट व्हाट वर द बैकग्राउंड एंड द कॉजेस। तो सबसे पहला फाइनेंशियल क्राइसिस था। ओके, सो मैंने कल जब हम अमेरिकन रेवोल्यूशन पढ़ रहे थे, ओके, जब हम अमेरिकन रेवोल्यूशन पढ़ रहे थे, आई टोल्ड यू अबाउट द 7 years वॉर, याद है? जिसमें एक टोमाहॉक चीफ ने एक फ्रेंच कमांडर को मार दिया था, राइट? एंड देन द वॉर स्टार्टेड एंड इट स्टार्टेड फ्रॉम अमेरिका। अमेरिका में फ्रेंच कॉलोनी थी, लुइसियाना की कॉलोनी थी, इफ यू गाइस रिमेंबर, और ब्रिटेन की कॉलोनी थी, द 13 कॉलोनीज। ओके, सो आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, 7 years वॉर हुआ, उसमें द ब्रिटिश वन एंड द फ्रेंच लॉस्ट। ओके, द ब्रिटिश वन एंड द फ्रेंच लॉस्ट। इसके उसके बाद क्या हुआ? बदला लेने के लिए, बिकॉज 7 years वॉर में फ्रांस का ह्यूमिलिएशन हुआ था, इट हैड टू secede फ्रॉम अ लॉट ऑफ एरियाज अराउंड द वर्ल्ड। सो उस बदला लेने के लिए फ्रेंच फाइनेंस द अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर। जो फ्रांस की गवर्नमेंट थी, टू गिव बैक टू द ब्रिटिश, उन्होंने क्या किया? दे स्टार्टेड हेविली फाइनेंसिंग द अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर। उससे क्या हुआ? बेसिकली बैंक्रप्सी आ गई। ओके, देयर वाज बैंक्रप्सी इन द फ्रेंच इकोनॉमी। उसमें एक और प्रॉब्लम क्या थी? दैट यू नो जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो 3 पार्ट में डिवाइडेड थी। ओके, सो आपको नोबिलिटी थी, यू हैड द नोबिलिटी, ओके, यू हैड द क्लर्जी। ओके, देन उसके बाद सबसे ऊपर क्लर्जी बैठती थी, उसके नीचे नोबिलिटी बैठती थी, और सबसे नीचे कौन होता था? everyone from middle class to the poor peasants. Okay, everyone from the middle class to the poor peasant used to be at the bottom of the hierarchy. इसको क्या बोलते थे? एस्टेट सिस्टम बोलते थे। ये फ्रांस में प्रेवलेंट था, एस्टेट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज दैट जो नोबिलिटी थी और क्लर्जी थी, दे एंजॉयड इमेंस वेल्थ एंड प्रिविलेजेस। एंड फ्रांस इन द 18th century, before the French Revolution, it was like a giant party for the first estate and the second estate. Even though the French economy went into serious debt, this party did not stop for the nobility and the clergy. They simply passed on the misfortunes of having so much debt to the third estate. That was everyone from the bourgeois to the the poor peasants. So majority of the French population used to till land. उस समय in the 1700s, majority of the French population they were poor peasant. Okay, भाई डेट आया ना, आप जब वॉर लड़ोगे 7 साल, अगर आप एक कॉस्टली वॉर लड़ोगे इंग्लैंड से, देन यू डिसाइडेड टू फाइनेंस द अमेरिकन स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस, वो डेट आएगा ना। दैट्स हाउ द फ्रेंच अक्यूमुलेटेड द डेट। तो उससे क्या हुआ? इकोनॉमिक्स जो है उनका बेकार हो गया। एंड लाइक जो क्लर्जी था और जो नोबिलिटी था, दे वेर लिविंग इन अ जॉइंट पार्टी। ओके, दे वेर बेसिकली लिविंग इन अ बिग पार्टी, और एक दूसरे को ट्रेड करते थे बेनिफिट्स। ऑलराइट, हु द लेंडर्स? ओके ओके, हु आर द लेंडर्स? ओके, सो ग्लोबली आप कहीं से भी ले सकते हो। ओके, ग्लोबली आप कहीं से भी ले सकते हो। यू कैन इवन प्रिंट योर ओन करेंसी, यू कैन लेवरेज योर गोल्ड। उस समय क्या होता था? कंट्रीज क्या करती थी? अपने गोल्ड यूज करती थी। ओके, ऑल राइट, अमेरिकन इंडिपेंडेंस was not entirely financed. Okay, was not entirely financed. कंसेप्ट ऑफ नेशन स्टेट डेवलप हो रहा था उस समय, नॉट entirely डेवलप बट धीरे धीरे डेवलप हो रहा था। सो व्हाट दे यूज टू डू, जो फ्रेंच, ओके, बेसिकली क्या किया उन्होंने? दूसरे कंट्रीज से, ओके, फ्रेंडली टू इट, उससे बॉन्ड लिया उन्होंने, बॉन्ड इशू किया लॉट ऑफ पीपल। ओके, सो सबसे बड़ा खर्चा कहाँ था? बॉन्ड पे। वॉर बॉन्ड्स जो था वो बहुत पॉपुलर था। वॉर बॉन्ड्स का कंसेप्ट जो है, दैट वाज वेरी वेरी पॉपुलर इन दोस टाइम्स। तो बिकॉज ऑफ इट डेट उनका काफी बढ़ गया। उसके बाद टैक्सेशन जो सिस्टम था, लाइक आई टोल्ड यू, इट वाज लाइक अ जाइंट पार्टी, और एक दूसरे का बैक जाते थे क्लर्जी और नोबिलिटी। सो व्हाट दे डिड बेसिकली वाज कि उन्होंने अपनी पार्टी स्टॉप नहीं की। जो एस्टेट सिस्टम में ये जो फर्स्ट दो जो एस्टेट हैं,
द फर्स्ट एस्टेट वाज द क्लर्जी. क्लर्जी मतलब क्या होता है? जो प्रीस्टली क्लास होता है. ओके, प्रीस्टली क्लास होता है. एंड द सेकंड वन वाज द नोबिलिटी, जो एरिस्टोक्रेसी क्लास होता है. उन्होंने क्या किया? उन्होंने बेसिकली क्या किया कि अपना जितना भी ये जो फ्रेंच इकोनॉमी का बर्डन है उसको थर्ड एस्टेट पे लाद दिया. एंड दे सेड ओके थर्ड एस्टेट, यू डू मोर वर्क. पहले तुम 8 घंटे खेत पे काम करते थे, नाउ वर्क 12. ओके, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू curb our luxuries and we are not going to curb our splurges. Okay. उसके बाद क्या हुआ? टैक्सेशन जो था, टैक्सेशन वाज ऑलरेडी रेग्रेसिव इन फ्रांस. बहुत ज्यादा टैक्स करते थे थर्ड एस्टेट को. लेकिन आफ्टर दिस डेट सिचुएशन हैपेंड, टैक्सेस और बढ़ गया. एंड टैक्सेस जो थे उसके वजह से देयर वाज मेजर डिसकंटेंट अमंग द पुअर पेजेंट्स. ओके, उसमें क्या था? बिकॉज ऑफ द हार्डशिप्स उन्होंने टैक्सेशन को रिफॉर्म नहीं किया. they simply said to the peasants कि तुम काम करो, okay, and I will continue my party. Then famine and price rise was also there. तो you know Louis the 16 was so unlucky. उसके बारे में भी हम बात करेंगे about Louis the 16 के बारे में. So he was so unlucky that around this time also only, जब डेट भी बहुत ज्यादा था, एक रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम था, तो अचानक से बैड हार्वेस्ट हो गया. और उसके वजह से क्या हुआ? सेवरल इयर्स ऑफ बैड हार्वेस्ट व्हिच लेड टू वाइडस्प्रेड फैमिन इन 1789, द ईयर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन. और उसके वजह से द पुअर पेजेंट्स, ओके, दे वेर पुश टू द ब्रिंक. खाने को खाना नहीं. ओके, पैसा सारा स्टेट ले जा रही है. व्हाई? बिकॉज द पुअर पेजेंट हैड टू फाइनेंस द डेट ऑफ द नेशनल इकोनॉमी ऑफ फ्रांस. एंड देन उसके वजह से क्या हुआ? प्राइस ऑफ ब्रेड. ओके, बगेट, बगेट सुना? बगेट, बैगेट. सो बगेट वगैरह जो था, जो फ्रेंच ब्रेड होता है, ऑलराइट, उसका प्राइस बहुत बढ़ गया. तो ब्रेड का प्राइस बहुत ज्यादा था. एंड देन देयर वाज अ र्यूमर. वैसे ऐसा कहा नहीं गया था, लेकिन र्यूमर स्प्रेड अमंग द फ्रेंच पीजेंट्स दैट व्हेन द क्वींस नेम वाज मैरी एंटोनेट. तो मैरी एंटोनेट को जब बोला गया दैट ओके द पीपल ऑफ फ्रांस डू नॉट हैव ब्रेड टू ईट, तो मैरी एंटोनेट ने बहुत ही नॉन शैलेंट मैनर में कहा लेट देम ईट केक. मतलब अगर ब्रेड नहीं है तो केक खा लेते हैं. ओके, जैसे अगर आपको बोले ना कि रोटी नहीं है तो नान खा ले. अगर गरीब के पास रोटी नहीं है तो नान खा ले. ओके, लेकिन प्रॉब्लम वाज दैट इट हैज बीन प्रूव्ड हिस्टोरिकली, it has been proved through research that actually Marie Antoinette never said these words. Okay, आज के डेट में we know this for a fact that Marie Antoinette never said this word. She was universally hated figure. और उसके पीछे का रीजन क्या है? बेसिकली ऐसा होता है ना कि नई नवेली बहू आती है घर में, राइट? तो घर एक होता है कि मतलब शी इज नॉट डूइंग एनीथिंग, that daughter-in-law is not doing anything, but still the sasu ma and the in-laws hate her. Okay, और उसको they hate her for some reason. तो सेम चीज थी मैरी एंटोनेट की तरह. तो ऑलरेडी उसका उसका नाम बड़ा खराब था. नहीं होता कुलक्षणी आई है, बोला जाता है ना कि जब से तू आई है मेरे घर में समृद्धि नहीं है. whenever since you have come, my house has not seen prosperity, right? तो ये चीज था. एंड सेम थिंग हैपेंड विद मैरी एंटोनेट, who was seen as a bad luck in the French society. And she was not a very respected figure. और उसके वजह से ये जो rumor था, people believed. And this caused a lot of discontent. Already taxed है कोई population, already they are reeling under taxation, there is a famine, there is a bad harvest होता है, तो there is an expectation that the state will pitch in. Okay, the state will pitch in. तो वो state तो कुछ कर नहीं रहा था. The state already had a lot of debt, so it cannot do anything about the bad harvest because अपना ही उसका खुद, okay, अपना ही उसका खुद ठीक से नहीं था. और उस पे ये अगर मान लो rumor फैल जाए, so this was like the icing on the cake when this rumor spread on the streets of Paris and Marseille and Lyon and all these cities, French cities की हमारी क्वीन ने क्या बोला है हमारे लिए कि केक खिला दो अगर उनके पास ब्रेड नहीं है. So that was the issue. Then एक और था जो बॉर्बन मोनार्की था, फ्रांस का बॉर्बन डायनेस्टी था, उसी का लुई द 16 था आपका.
उसी से बिलोंग करता था. सो इट हैड दिस थिंकिंग ऑफ डिवाइन राइट, मतलब मुझे गॉड ने ऑर्डेन किया है टू रूल ओवर फ्रांस. अब जब व्हेन यू क्लेम द डिवाइन राइट थ्योरी दैट ओके यू आर अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, तो आप अपने आप को बेसिकली क्रिटिसिज्म से इम्यून करना चाहते हो. दिस इज व्हाट हैपेंस विद द थाई मोनार्की एज वेल. थाईलैंड में जो मोनार्की है उनको क्या बोला जाता है, गॉड का दर्जा दिया जाता है. एंड वाई? बिकॉज क्रिटिसिज्म से बचने के लिए, क्रिटिसिज्म से बचने के लिए वॉट एवर दे डू दे कैन डू विथ इम्यूनिटी. क्योंकि गॉड कुछ भी कर सकता है, गॉड का रिप्रेजेंटेटिव या गॉड का जो रहता है बेसिकली कि गॉड का मैसेंजर वो कुछ भी कर सकता है. तो दैट्स व्हाई द डिवाइन राइट थ्योरी ओके इज टेकन. देन वीक लीडरशिप, अब हम आ जाते हैं थोड़ा लुई द 16 के बारे में बात करते हैं. तो लुई द 16 जो है ही वाज अ वीक रूलर फ्रॉम द बिगिनिंग एंड ही हिमसेल्फ न्यू दैट. he himself knew that he is a weak ruler. उसके ग्रैंडफादर जो थे ओके ही उसका उसके बाद उसके बाद ये बना, अपने ग्रैंडफादर के बाद बना किंग. तो his grandfather also knew and he himself also knew and his wife also knew that he is a weak ruler. प्लस एक वीक रूलर है और देखो ऐसे भी इनेबल है, ओके इनेप्ट है. ही इज एन इनेप्ट रूलर और उसको आप एक क्राइसिस, कंट्री इन क्राइसिस दे दो संभालने के लिए, जहां पर बड़े बड़े लोग फेल हो रहे हैं, जहां पर बड़े बड़े एबल लोग आर फेलिंग, तो वो क्या ही कर सकता है. एंड प्रॉब्लम क्या थी, लुई द 16 जो था he was influenced by a lot of people pleasers, a lot of crafty people, okay, who got into his inner circle and who started giving him really really bad advice on what to do. And because of this, the situation in France more or less started deteriorating. Okay. Then एक intellectual class बना था. Alright, एक intellectual class का birth हुआ था in this era. वो उसमें कौन कौन थे? Philosophers like Voltaire, Rousseau, Montesquieu, and who promoted the ideas of democracy. So spirit of laws and how all these books that have been written in the 18th century. So this basically जो intellectual class था, जो पढ़ा लिखा class था, literate class था फ्रांस का, को उसने इंस्पायर किया. ओके जैसे ideas of democracy, that okay we can have, the people can have power over who they want to rule over them. Then liberty और equality. इक्वालिटी जरूरी थी. वाई? बिकॉज एस्टेट सिस्टम के वजह से फ्रेंच जो थे, स्पेशली द वेल्दी क्लास, द वेल्दी बोर्जवा, दे वर वेरी डिसकंटेंटेड. वाई? बिकॉज मेरे पास पैसा है लेकिन फिर भी मैं मोबिलिटी नहीं, मैं पीजेंट के बगल में हूँ. आप सोच सकते हो एस्टेट सिस्टम में क्या है, क्लर्जी इज फिक्स्ड. क्लर्जी जो थे, क्लर्जी वाले लोग जो थे, दे आर फिक्स्ड. उनका स्टेटस, नोबिलिटी का स्टेटस इज फिक्स्ड. वाई? बिकॉज हेरिडिटरी है, मोर और लेस हेरिडिटरी है, तो इट इज फिक्स्ड. तो जो सबसे नीचे थर्ड एस्टेट था, जो थर्ड एस्टेट था उसमें एक वाइड रेंज ऑफ पीपल था, फ्रॉम वेल्दी बोर्जुआ जिनके पास पैसा था लेकिन स्टेटस नहीं था, दे वेर नाइदर एरिस्टोक्रेट्स नॉर क्लर्जी, तो लेकिन उनके पास पैसा था, तो दे वेर एजिटेटेड फॉर द फैक्ट कि यार मेरी मोबिलिटी तो ऐसी ही नहीं हो रही है. मेरी मोबिलिटी ऐसे, पैसा मैं कितना भी कमा लूं, मैं एक मर्चेंट हूं, मैं पैसा कितना भी कमा लूं, फ्रेंच सोसाइटी में मेरी औकात थर्ड स्टेट में ही रहेगी विद द पुअर पेजेंट. एंड दैट्स व्हाट मोटिवेटेड अ लॉट ऑफ वेल्दी पीपल, okay, with neither the nobility nor the aristocracy to actually rise up in rebellion. एंड उनको क्या आइडिया लगा यार इक्वालिटी का, मैं अगर एक जो एस्टेट स्ट्रक्चर है वो अबॉलिश हो जाएगा, so what I can do is that I can rise up in the society without any resistance. Then liberty to do things, because जो फ्रेंच सोसाइटी थी उस समय की, that was not very liberal society, that was a very restricted society in terms of what rights it was offering to the French citizens. Then American Civil War जो हुआ था, या sorry not the American Civil War, the American Revolution, the American War of Independence जो हुआ था, that actually gave inspiration. Okay, so that is very ironic. Ironic क्यों है, कोई बता सकता है why this is ironic?
why this American Revolution का जो inspiration है for the French, it is very ironic because this was financed by the French clergy and nobility. तो लिटरली उन्होंने अपना ही ग्रेव खुद डिग कर दिया, बिकॉज जो उन्होंने फाइनेंस किया उसी चीज ने उनका डाउनफॉल किया, बिकॉज अमेरिकन रेवोल्यूशन के वजह से जो उनका थर्ड एस्टेट था, इट गॉट द इंस्पिरेशन कि अगर वो ओवरथ्रो कर सकते हैं, अमेरिकन ओवरथ्रो कर सकते हैं, तो वी कैन ऑल्सो डू दैट. एंड द आयरॉनिकल पार्ट इज दैट दिस रेवोल्यूशन वॉज फाइनेंस्ड बाय द फ्रेंच एलिट्स, okay, and the French state. Then cultural and informational causes was also there. So there was salons. Okay, salons था क्या basically? So they were gathering places for intellectual, जहां पर वो ideas discuss करते थे, new ideas of liberty, equality, fraternity, democracy, इसको discuss किया जाता था. और वहां पर basically newspaper pamphlets वगैरह जो था, देखो उस समय क्या था, एक मिनट, उस समय क्या था, at that time, printing press was not very prominent, and a lot of people, they didn't know how to read. So they used to go into these salons, और एक पेपर जनरली या दो पेपर होता था, बिकॉज उस समय प्रिंटिंग प्रेस वाज वेरी एक्सपेंसिव. एंड उससे क्या करते थे, दे यूज टू पास ऑन द न्यूज़पेपर, और एक दूसरे को पढ़ाते थे, एंड दे यूज टू डिक्टेट व्हाटएवर हैज रिटन. सो पीपल यूज टू राइट देयर आइडियाज, एंड दीज आइडियाज यूज टू बी डिसेमिनेटेड द salons. पैम्फलेट्स, न्यूज़पेपर्स काफी प्रिंट होने लगे विद द लिबरल आइडियाज. और इसमें एक आइडिया किसका था, एबे सीएस का, जिस विच वाज टाइटल व्हाट इज द थर्ड एस्टेट. मतलब जो थर्ड एस्टेट है, विच इज द बैकबोन ऑफ द फ्रेंच सोसाइटी. वाई, मैंने स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में बताया था दैट द टू एस्टेट्स, द टॉप एस्टेट में कौन था, क्लर्जी था आपका, और सेकंड में था नोबिलिटी. सो दे वेर हैविंग अ जॉइंट पार्टी at the cost of the third estate. तो जैसे इंडिया में होता है, इंडिया में क्या होता है, the elites, okay, and people who are landlords, the new feudal class जो इंडिया की है, they enjoy at the cost of the innocent middle class taxpayer who is working in Infosys and Wipro and maybe in some MNC, and who is paying his taxes diligently. And then comes your politicians and big industrialists, and they leech off middle class taxpayer. Same thing was happening in that era's France, in the 18th century France, जहां पर जो clergy है, nobility है, it was not contributing to the French society. बैकबोन कौन था, फ्रेंच सोसाइटी जो था या फ्रेंच स्टेट जो था, उसको कौन थामे हुए था, द थर्ड एस्टेट. और थर्ड एस्टेट में क्या था, उन्होंने जितने भी क्लर्जी नोबिलिटी को छोड़ के जितने भी अलग लोग हैं, if you're not a clergy, if you're not a nobility, doesn't matter how rich you are, if you're not a clergy, not a nobility, you were part of the third estate. So initially ye cause of concern tha for a lot of people, okay, who got the wealth through maybe as merchants or maybe through other businesses, but they were not able to rise up in the French society ladder, societal ladder में ऊपर नहीं जा सकते थे. Okay. Then religious causes bhi tha. There was a lot of anti-clergy sentiment, because again जो church था, it was accumulating a lot of wealth. Church के पास tax breaks था. The church was free from taxes, whereas the third estate was getting more and more and more taxes. जो भी आपको मैंने इनिशियली बताया 7 year वॉर, और जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को फाइनेंस करने का खर्चा था, वो कहां से निकल रहा था, बिकॉज द क्लर्जी वाज नॉट गेटिंग टैक्सेस एंड द एरिस्टोक्रेसी वाज नॉट पेइंग टैक्सेस. कौन पे कर रहा था, थर्ड स्टेट पे कर रहा था. ओके. अब हम आ जाते हैं की इवेंट्स. व्हाट आर दी की इवेंट्स ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन. तो एस्टेट्स जनरल, ओके, एस्टेट्स जनरल वाज कन्वीन्ड ऑन May 5th. तो बहुत सिचुएशन क्या हो गया, खराब हो गया था. And people, okay, were openly revolting on the streets of France. So it was convened by Louis the 16th to address the financial crisis, and each estate had one vote, which was problematic for the third estate. कोई बता सकता है इसमें प्रॉब्लम क्या है. तो जब बुलाया गया एस्टेट जनरल में, तो एक तरफ थर्ड एस्टेट वालों को बैठाया गया, एक तरफ आपके क्लर्जी वालों को बैठाया गया, एक तरफ नोबिलिटी बैठी, और तीनों को एक एक वोट दिया गया. उसमें प्रॉब्लम क्या थी, व्हाट इज द प्रॉब्लम.
तो प्रॉब्लम ये थी कि थर्ड एस्टेट जो था वो 90% पॉपुलेशन को दिखा रहा था, मोर देन 90% पॉपुलेशन वाज द थर्ड एस्टेट, लेकिन उनके पास कितना वोट था? एक वोट था। तो हमेशा हमेशा जो था क्लर्जी और जो फर्स्ट एस्टेट है, क्लर्जी और सेकंड एस्टेट नोबिलिटी, दे यूज टू गैंग अप एंड एक दूसरे से भाईचारा बना के क्या करते थे? थर्ड एस्टेट को बुली करते थे। whenever the estate general was called, estate general was actually called on May 5th 1789 after a very long period, मतलब उससे पहले आई थिंक 100 years बैक इट वाज कॉल्ड एस्टेट जनरल। जब बुलाया गया ऑलमोस्ट एट द इंटरवल ऑफ 100 years, तो उसको जब बुलाया गया तो वहां पर क्या हुआ कि थर्ड एस्टेट ने बोला यार हम ज्यादा हैं, ओके हमारी जो जनसंख्या है, हमारा जो पॉपुलेशन है, इट इज वेरी वेरी हाई, वी रिप्रेजेंट द 90% ऑफ द फ्रेंच population, we represent 90% of French society, so why you are only giving us one vote? Whereas the clergy, okay, which is a small group of elites, the religious elites, theocratic elites, उनको एक वोट है और nobility को एक वोट है, and the purpose and the motivation of the clergy and nobility was in sync। तो क्या करते थे? वीटो कर देते थे, जो भी डिसीजन होता था उसको क्या कर देते थे? वीटो कर देते थे। तो दिस वाज एक प्रोटेस्ट हुआ बाय द थर्ड एस्टेट एंड दे सेड कि हम इस टाइप के शैम में, इस टाइप के स्कैम में हम आगे नहीं जाएंगे। देन नेशनल असेंबली was convened on June the 17th। तो थर्ड एस्टेट जो था, which was frustrated by this one estate voting system, declared itself, अपने आप को उसने डिक्लेयर कर दिया एज द नेशनल असेंबली। जितने भी रिप्रेजेंटेटिव थे थर्ड एस्टेट के जो कि एस्टेट जनरल में गए थे, उसमें कौन कौन थे? वेल्दी बोर्जवा, okay, and the wealthy merchants, even the poor peasants, okay, all of them were representative in the third estate, they were represented in the third estate। and estate general में क्या हुआ? उनको humiliation मिला। उसके बाद उन्होंने क्या किया? बोला कि अब हम अलग हो गए हैं, and now we are declaring ourselves as the national assembly and we represent the true people of France, not these people, the clergy and the nobility, okay, they are not the correct representative of the French society। Then on June the 20th एक टेनिस कोर्ट ओथ हुआ था, so as you can see। तो इनको क्या बोला, कोई बता सकता है? what these people were called? एक पर्टिकुलर वर्ड था, जैकोबिन क्लब, सुना है आपने? जैकोबिनाइट्स, ओके, जैकोबिनाइट्स इनको बोला जाता था। तो जैकोबिन क्लब्स थे क्या? बेसिकली एक तरीके के सीक्रेट सोसाइटीज कह सकते हो, जहां पर these people they desired a France free from clergy and free from the hold of the nobility, okay, and independent France, जहां पर जो real people of France है, they held the power with democracy, with ideas of liberty, equality and fraternity, okay। सो टेनिस कोर्ट ओथ क्या था? बेसिकली जो नेशनल असेंबली के मेंबर थे, नेशनल असेंबली के मेंबर कौन थे? थर्ड एस्टेट के लोग थे। उन्होंने क्या किया कि बोला कि अब हम क्या है? नेशनल असेंबली है। थर्ड एस्टेट वालों को गुस्सा आ गया आफ्टर दे वेर डिनाइड मोर वोट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन। तो उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया था, अनाउंस कर दिया था नेशनल असेंबली, एंड देन दे टुक एन ओथ इन अ टेनिस कोर्ट वेयर दे सेड कि हम जो मेंबर्स हैं नेशनल असेंबली के, हु वेर ओरिजिनली पार्ट ऑफ द थर्ड एस्टेट, हम तब तक इस नेशनल असेंबली को डिसबैंड नहीं करेंगे जब तक एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं नया हम एस्टैब्लिश कर लेते फ्रांस का। And then on July 14 finally the French Revolution formally started। तो जो फॉर्मली फ्रेंच रेवोल्यूशन का स्टार्ट होता है वो जुलाई 14 को होता है। आज भी जुलाई 14 को बैसिल डे मनाते हैं। तो व्हाट इज बैसिल? बैसिल वाज अ बेसिकली एक प्रिजन था जहां पर पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रखा जाता था, ओके, बेसिकली एक फोर्ट स्लैश प्रिजन था जहां पर जो किंग था अपने पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रखता था। और उस बसील को उन्होंने क्या किया? स्टॉर्म कर दिया एंड हेंस स्टार्टेड द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फॉर्मल स्टार्ट इसी को बोला जाता है। इंडिया भी गया था जुलाई 14 को टू मार्च, ओके, एक परेड होता है जैसे हमारा रिपब्लिक डे होता है, उसी तरीके से उनका जुलाई 14 को बेस्टिल डे होता है, और इंडिया भी गया हुआ है विथ इट्स कंटिजेंट टू मार्च ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ पेरिस, ओके। देन
wave of panic and riots spread across the French countryside because nobody knew what to do. उन्होंने क्या किया था कि बसील को उन्होंने स्टॉर्म करके और वहां के प्रिजनर्स को फ्री करा दिया था. एंड बसील में दे आल्सो लूटेड द आर्मरी एंड दे गॉट अ लॉट ऑफ वेपन्स आल्सो. एंड ग्रेट फियर फैला था फॉर अ होल मंथ. उसमें हुआ क्या था, बेसिकली देयर वाज पैनिक की सिस्टम हैज कोलैप्स्ड, the people, the king is not in charge. उसके बाद क्या हुआ, there was a lot of arson on the noble homes because there was a lot of miscommunication between the peasants and they thought that the king, okay, he is no more in charge. अब जो है हमारा जो गुस्सा है जो वेंट अप हो रहा था अंदर ही अंदर, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम दूसरे पे जो नोबल्स थे और क्लर्जी थे उन पर निकाल सकते हैं. एंड दे डिस्ट्रॉयड अ लॉट ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट में जो डेट डॉक्यूमेंट्स था, जो पर्सनल डेट डॉक्यूमेंट्स था. अगर सपोज यू हैव टेकन अ डेट तो कुछ लिखा रहता था ना कि मिस्टर एक्स वाई जेड ने, मॉन्स्यूर एक्स वाई जेड या मैडम एक्स वाई जेड ने ये इतना डेट लिया था. ओके, सो वो डेट जो था दैट वाज वेरी ऑन एक्सप्लॉयटेटिव टर्म्स. तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया. देन 1790-91 एक सिविल कॉन्स्टिट्यूशन आया which placed the Catholic Church in France under the state control. पहले क्या था, it was the clergy was independent of the state and it enjoyed tax free benefits and it enjoyed a lot of free benefits and state patronage. लेकिन अब क्या हुआ कि फ्रांस जो है, फ्रांस ने क्या किया, अपने स्टेट कंट्रोल में ले लिया क्लर्जी को, कि क्लर्जी अब हमारे कंट्रोल में रहेंगे. जैसे कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हिंदू टेम्पल्स को अपने अंदर ले लिया, उसी तरीके से जो फ्रेंच सिविल कॉन्स्टिट्यूशन था 1790 का, दैट हैज टेकन द क्लर्जी अंडर इट्स कंट्रोल. एंड द क्लर्जी, जो क्लर्जी मेंबर्स थे, जो प्रीस्ट वगैरह थे, जो सर्वेंट्स ऑफ द चर्च थे, दे वेर नाउ रिक्वायर्ड टू स्वेयर एन ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन. Then Louis the 16 and Marie Antoinette जो है, they attempted to escape Paris because एक mob gather हो गई थी उनके जो पैलेस है, alright, पैलेस के बाहर mob gather हो गई थी and they wanted to take off to the northeastern border and they were arrested in a place called Varennes. Varennes में they were arrested and they were brought back, which damaged their reputation. अब देखो भगौड़े का टैग लग गया किंग एंड क्वीन पे कि वो भागना चाह रहे थे टू दी जर्मन साइड ऑफ द बॉर्डर. अब क्या हुआ कि एक होता है ना कि तुम अगर मान लो तुम पे कोई एक्यूजेशन है, यस दे वर एग्जीक्यूटेड, थोड़ा सा बाद में मैं बताता हूँ उसके बारे में. अगर आप पे एक्यूजेशन है, सपोज समबडी इज अक्यूजिंग ऑफ यू ऑफ समथिंग और आप भाग गए, तो दैट अगर आपने डिफेंड नहीं किया अपने आप को, ओके, और आप भाग गए, तो यू पीपल विल अज्यूम कि गलती आपकी की थी. And the same thing happened with these two, Louis the 16 and Marie Antoinette. Okay. और जब मैरी एंटोइनेट भागी थी तो बहुत सारा ज्वेलरीज एंड जेम्स अपने साथ लेके भागी थी. एंड दैट आल्सो स्प्रेड कि मैरी एंटोइनेट वेल्थ लेके, जो मैरी एंटोइनेट का जो पूरा ऑन्टराज है जो पकड़ाया था, उसमें दे सेड कि मैरी एंटोइनेट ने फ्रांस का वेल्थ लेके भाग रही थी. देन फ्रांस जो था उसने क्या किया, ऑस्ट्रिया पे डिक्लेयर कर दिया वॉर, विच मार्क द बिगिनिंग ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशनरी वॉर. अब वॉर क्यों था, यू माइट आस्क, वॉर किस लिए? वॉर इसलिए था बिकॉज द कंट्रीज अराउंड फ्रांस, जैसे ऑस्ट्रिया, जैसे द इटालियन स्टेट्स, जैसे यूके, जैसे स्पेन, जैसे द जर्मन स्टेट्स, जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स, उस समय जर्मनी नहीं था, उस समय इटली भी नहीं था, इटालियन स्पीकिंग स्टेट्स था और जर्मन स्पीकिंग स्टेट था, सारे अलग अलग इंडिपेंडेंट थे. दे गॉट नर्वस. व्हाई दे गॉट नर्वस? दे थॉट, सबसे पहली बात तो ये थी कि दे थॉट कि ये जो रेवोल्यूशन है हमारे तरफ भी एक्सपोर्ट हो जाएगा, हमारे तरफ भी एक्सपोर्ट हो जाएगा. ओके, तो उन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड कॉन्स्पायरिंग, they started conspiring to get the monarchy back. और क्या करने लगे, बाहर से वो पेडल करने लगे मिस इन्फॉर्मेशन एंड दे स्टार्टेड हेल्पिंग द मोनार्की टू गेट बैक इन पावर.
सो उसके लिए फ्रांस ने क्या किया कि दे सेड कि भाई अब हम लड़ाई करेंगे आपसे. दे डिड नॉट हैड द फाइनेंशियल हेल्थ. ओके, दे डिड नॉट हैड द फाइनेंशियल हेल्थ, तो इसीलिए इनिशियली दे हैड सम सेटबैक्स आल्सो बिकॉज ऑफ दिस. बिकॉज पैसा ही नहीं था उनके पास और केओस था. पैसा तो था ही नहीं, प्लस केओस था ना कंट्री में. कंट्री में क्या था किसी को पता नहीं हु इज द मैन इन चार्ज. ओके, दैट इज द प्रॉब्लम. देन लुई द 16 जो थे, ही वाज इम्प्रिजन्ड आफ्टर एन अटैक ऑन द ट्यूलेरिस पैलेस. और जो जहां जिस पैलेस में उनको रखा गया था उसको स्टॉर्म कर दिया गया on August the 10th, and finally Louis the 16 was arrested with his wife Marie Antoinette. Then radicals in Paris जो थे, they executed nearly 1200 prisoners, fearing they would join the enemy forces. Lot of people, okay, lot of chaos. Nobody knew okay who is the friend, who is the enemy. So there ये जो September massacre जो था, it was basically कि जो जिनको लगा okay that around 1200 people they will go and join the armed forces and they will start fighting. तो उनको लगा कि इनको it is better to execute them. और इस तरीके का confusion पूरे फ्रांस में फैल चुका था. Then on September 22nd, the first French Republic was officially declared and monarchy जो था, it was abolished. On 21st January 1793, Louis the 16 was guillotined. अब गिलोटीन जो था एक डॉक्टर था. So basically he wanted to create a painless machine जिससे एग्जीक्यूशन हो पाए. तो अगर आप गिलोटीन को देखोगे तो इस टाइप का मशीन है. ओके, और यहाँ पर आपको आपका सर रखा जाता है और एक ये आरी जैसा रहता है एंड इट कम्स डाउन व्हेन इट इज. एक जो रस्सी रहती है उसको छोड़ोगे आप, इट कम्स डाउन और आपका सर जो है वो एक बास्केट में आ जाता है. ओके, और उसमें बास्केट में आ जाता है. अच्छा, ये एक आपको मैं थोड़ा सा साइड स्टोरी बताता हूँ. एक डॉक्टर था, उसको भी गिलोटिन की सजा हुई थी क्योंकि यू नो a lot of people they were okay who were close to the nobility and the clergy, who were close to the king, they were also sentenced to guillotine. बहुत सारे लोगों को गिलोटीन पे डाला गया था. so much so that the people got scared कि अगला नंबर उनका है. थर्ड स्टेट गॉट स्केयर्ड इटसेल्फ. उसमें क्या था बेसिकली, जो डॉक्टर था एक, he said कि अच्छा मुझे मौत की सजा हो गई है बिकॉज he was a doctor who was doing researches एंड उसको पैट्रोनेज मिला हुआ था फ्रेंच स्टेट एंड द फ्रेंच. तो को भी सजाए मौत होगी. he said to his assistant कि देखो मुझे तो सजा हो गई है मौत की, लेकिन तुम एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो लास्ट. क्या करना कि जब मेरा सर काटा जाएगा, ओके, जब मेरा सर काटा जाएगा तो जो मेरा हेड जाएगा रोल करेगा तो उसमें देखना कि मैं कुछ वो कर रहा हूं कि नहीं. उससे हमें पता चलेगा कि क्या व्हेन द ऑक्सीजन ब्लड इज ब्लड का जो सप्लाई है वो खत्म हो जाता है, तब कितने देर तक वो ह्यूमन जो ब्रेन है वो काम करता है. एंड इट वाज टोटल बहुत ही एक डेयरिंग चीज आप कह सकते हो. एंड देन ही वेंट टू बी गिलोटिन दैट डॉक्टर. और जैसे ही गिलोटिन गया उनका सर उसमें चला गया, उस बास्केट में चला गया. और जो उसका असिस्टेंट था उसने ये देखा कि वो 14 सेकेंड तक आईज ब्लिंक कर रहा है. वो डॉक्टर है, उसने वो 14 सेकेंड तक उसका सर जो है वो आईज ब्लिंक कर रहा था. सो ही कंक्लूड कि अराउंड 14 सेकेंड, ओके, अराउंड 14 सेकेंड इट टेक्स फॉर द ब्लड सप्लाई तो ये टू बी कट ऑफ, ओके, कंप्लीटली. तो इस टाइप की चीजें, ओके, इस टाइप की चीज जो है बहुत ही सुनने को मिली थी फ्रांस से. बहुत सारे लोगों को किया गया था. क्लर्जी मेंबर्स, जो करप्ट क्लर्जी मेंबर्स थे, उनको भी डाला गया था. Then the reign of terror started. So it went on for around 1 year. तो इसमें क्या था, this period saw the execution of many perceived enemies of the revolution. और it was done by a person called Maximilian Robespierre, okay, who was in charge of the First Republic. Reign of terror इतना भयानक था that even members of the third estate were not spared. Okay, उससे क्या हुआ that it ended on July 27 and Robespierre himself was tried and put to death, guillotine.
रॉबेस्पियर ने थाउजेंड्स ऑफ लोगों को गिलेटिन पे डाला एंड दिस पीरियड वाज नोन एज द रीन ऑफ टेरर. द पीपल गॉट सो स्केयर्ड कि अगला नंबर हो सकता है उनका होगा, दैट दे पुश्ड रॉबेस्पियर आउट ऑफ पावर एंड उसको भी उन्होंने गिलेटिन से मार दिया. Yes, you can say that A Tale of Two Cities is a good novel. Yes, which helps you understand this French Revolution. Then a committee of public safety was formed on April the 6th, and it was formed to protect France from external invasions and internal rebellion. And under Robespierre, it became a de facto executive government in France. तो ये committee of public safety जो है, इसने क्या किया, इस अपने आप को government की तरह operate करने लगा. Because there was no government, there was total chaos. लेकिन फर्स्ट रिपब्लिक अनाउंस हो चुका था. तो फर्स्ट रिपब्लिक का गवर्नमेंट कौन बना? कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी. देन रोबेस्पियर जो है, he was himself arrested and executed because people thought कि ये पागल है and he is a total mad lad and he's going to kill us also. अगला नंबर हमारा हो सकता है. जिस तरीके से वो लेफ्ट राइट एंड सेंटर पीपल को चढ़ा रहा था गिलेटिन पे, उसके वजह से. देन अ डायरेक्टरी स्टार्टेड रूलिंग फ्रांस. तो डायरेक्टरी क्या था? 5 मेंबर की कमेटी थी जो 1795 में आई. तो नो वन ग्रुप, नो वन ग्रुप वाज नो वन पर्सन, नो वन पर्सन वाज लीडिंग फ्रांस. नाउ अब 5 मेंबर ग्रुप लीडिंग फ्रांस. ये जो थे अपने आप में बिकर करते थे एंड दे वेर ईच एंड एवरी वन ऑफ देम वाज करप्ट टू द कोर. जितने भी मेंबर्स थे डायरेक्टरी के, पांचों मेंबर, दे वेर टोटली करप्ट एंड दे यूज्ड टू बिकर अमंग देमसेल्व्स. उसके वजह से क्या होता था कि जो फ्रेंच आर्मी है, हु वाज फाइटिंग द रेवोल्यूशनरी वॉर, याद है फ्रांस ने डिक्लेयर कर दिया था वॉर ऑस्ट्रिया और यूके पे. तो रेवोल्यूशनरी वॉर जो फाइट कर रही थी आर्मी 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 वाले खुद भी बताते थे, इंक्लूडिंग कमांडर्स लाइक नेपोलियन, जो भी बताते थे इस डायरेक्टरी को. तो डायरेक्टरी डिसीजन कर ही नहीं पाती थी बिकॉज दे यूज्ड टू बिकर अमंग देमसेल्व्स. तो जो कमांडर्स थे, they started circumventing, उनके पास जाना ही बंद कर दिया, and they used started taking decisions on their own. बिकॉज जो डायरेक्टरी थी एक तो करप्ट थी, सारे मेंबर्स करप्ट थे, उसके बाद एक दूसरे से दे वर नॉट इन सिंक, एक दूसरे से लड़ाई करने लगते थे. तो उसका एडवांटेज लेके 4 साल डायरेक्टरी का रूल चला. उसका एडवांटेज लेके नेपोलियन जो था, ओके, नेपोलियन लेड अ कू अगेंस्ट द डायरेक्टरी on November the 8th and effectively ended the French Revolution and paved the way for his empire. अपने आप को नेपोलियन ने उसके बाद एम्परर घोषित कर दिया and he proclaimed himself as the emperor of France. लुई द 16 आपको पता है किंग जो था, फ्रांस का लास्ट किंग बना, बॉर्बन डायनेस्टी का था. अपने आप को पता था उसको, he very well knew that he is an inept ruler, he doesn't have the tools, okay, to rule. देन मैरी एंटोनेट जो है उसकी वाइफ थी, शी वाज फ्रॉम आई थिंक ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर से थी, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी, उससे शादी हुआ. एंड मैरी एंटोनेट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वाज नॉट लाइक्ड बाय द पीपल. मैरी एंटोनेट बाय फ्रॉम द वेरी बिगनिंग शी वाज नॉट लाइक्ड बाय द पीपल. देन मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जो है, इसने कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी बनाया एंड जो फर्स्ट फ्रेंच रिपब्लिक है उसका डी फैक्टो गवर्नेंस रॉबेस्पियर ने किया. And because of his actions against the people, so many people were put to death through guillotine. Maximilian Robespierre को भी हटा दिया गया and then he was killed in the same manner the way he had sent so many people to death. तो it was I think a poetic justice आप कह सकते हो, या एक irony कह सकते हो, एक बड़ी irony थी that Robespierre died in the same manner in which he had sent thousands of people to death. Okay. Then there was George Danton. Who was Georges Danton? So he was a revolutionary leader of the revolution, French Revolution, and he became the first president of the CPS, that is Committee of Public Safety, which declared itself as a de facto government of the First Republic. Then एक बंदा था जॉन पॉल मराट. जॉन पॉल मराट जो है, he was basically a journalist and radical revolutionary. उसने क्या किया था, पहले वो डॉक्टर था, he was a medical doctor, and then he became a journalist and published Friend of the People. Okay, Friend of the People. How do you pronounce this? L'ami du people. Okay, oui. How do you pronounce this? L'ami du people. Okay, anyways.
तो फ्रेंड ऑफ द पीपल उसने प्रोड्यूस किया था। मराठ का जो आइडियाज है, मराठ का जो आइडियाज है बेसिकली, ओके, बेसिकली आप एथिक्स में यूज कर सकते हो। ओके, एथिक्स में आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके। नेपोलियन बोनापार्ट एवरीबॉडी न्यूज, उनके बारे में हम पढ़ाई करेंगे। ओके, एंड अबे सीएस जो है, ही वाज अ क्लर्जी मैन एंड पॉलिटिकल राइटर, एंड ही वाज अ मेंबर ऑफ द फर्स्ट एस्टेट जो सिंपैथेटिक था टू द कॉज ऑफ द थर्ड एस्टेट, एंड ही रोट द इन्फ्लुएंशियल pamphlet which was what is the third estate. Technically he was the member of the, you know, the first estate, ऐसा कह सकते हो। जैसे uh, जैसे आप ये कह सकते हो कि अगर कोई अपर कास्ट है, ओके, एंड ही बिकेम अ दलित थिंकर, राइट, कोई अपर अपर कास्ट इंडिया में दलित थिंकर बन जाए, उसी तरीके से एबीसीएस जो है, ही वाज अ क्लर्जी मैन बेसिकली, लेकिन उसने क्या लिखा कि हम आई सिंपथाइज विद द थर्ड एस्टेट हु हैज टू अंडरगो सो मच ट्रॉमा एंड सो मच प्रेशर फ्रॉम द फर्स्ट टू एस्टेट। ओके, so this is Marie Antoinette, famous for her words, which she did not say technically. Let them eat cake. This is Maximilian Robespierre, and then this is your diminutive superhero Napoleon Bonaparte. What were the outcomes? Okay, what were the outcomes and legacy of the French Revolution? So सबसे पहले abolition of feudalism, feudalism खत्म हो गया। पहले क्या होता था, that the nobility को tax देना होता था, and tax was a lot of tax, क्योंकि डेट जो था, फ्रांस ने डेट अक्रू किया था। फ्रांस हैज accrued a lot of debt from the 7 year war and financing the American War of Independence, तो उसको उसके वजह से taxes were gone through the roof। लेकिन जो नोबिलिटी और क्लर्जी के जो स्प्लर्ज है, एक्स्ट्रावागांजा था, वो खत्म ही नहीं हुआ। उसके वजह से द सिचुएशन बिकेम आउट ऑफ कंट्रोल। देन फ्यूडलिज्म अबॉलिश हो गया, देयर वाज नो नोबिलिटी नाउ, किसी भी तरीके का नोबिलिटी अब रहा बचा नहीं। एंड द पीजेंट्स थे वो सर्फडम से बाहर निकल गए। द पीजेंट्स जो थे दे वेर फ्रीड फ्रॉम सर्फडम एंड देयर मैनोरियल ड्यूज। ओके, मैनोरियल ड्यूज बेसिकली होता क्या था कि एक मैनर होता था, ठीक है, एक एस्टेट टाइप का होता था, एंड उसमें रहते थे सर्फ्स। फ्रेंच फ्रेंच जो पीजेंट्स थे वो रहते थे, एंड दे वेर ऑब्लिगेटेड टू पे a certain amount of money to the head of the manor who was a member of the uh, this the second estate। okay, second estate का member था, उसको देते थे, nobility का member था। egalitarian society was created जहां पर कोई भी nobility नहीं था, कोई भी clergy नहीं था, कोई भी you know third estate वाला नहीं था, everybody was equal। और जो क्लर्जी था उसको क्या बोला गया कि आप रहेंगे, यू विल एग्जिस्ट एज एन इंस्टीट्यूशन, बिकॉज रिलीजन जो है वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्रेंच सोसाइटी का। बट एट द सेम टाइम दे ऑल्सो सेड दिस थिंग कि आपका जो ओथ है, आप एक ओथ ऑफ लॉयल्टी लेंगे टू हुम, टू द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, यू आर गोइंग टू टेक एन ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। It also ended absolute monarchy. It established the concept of secularism. So that is why, my friend, आप अगर देखोगे तो एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, that what can France learn from the Indian secularism? तो Indian secularism क्या है? It accommodative secularism है, whereas French secularism क्या है? Restrictive secularism है। हमारे में क्या होता है that okay, any girl wants to, suppose he's a Muslim girl and she wants to give the exam in burqa, so she is allowed to give that. You know, there is a Sikh gentleman and he wants to come to his college in a turban, he is allowed to come to the college in turban। लेकिन फ्रांस में क्या है, आप बुरके में नहीं आ सकते हैं, टर्बन में नहीं आ सकते हैं टू दी पब्लिक प्लेसेस। घर में पहनो, दैट इज फाइन। why this distinction? Because of the experiences the French people had with the clergy। इसीलिए वो इतने रैबिड तरीके से, इतने एक्सट्रीम वे में जाके सेक्युलरिज्म को डिफेंड करते हैं। That's why the French model of secularism is so restrictive. It is not at all accommodative, because they had this experience with the clergy, जहां पे clergy ने उनको बिना मतलब के बहुत exploit किया था, and that's why they are now so jealously they jealously guard their secular status। This also led to the rise of Napoleon।
आपको मैंने बताया रॉबेस्पियर जो था ही वाज टू ब्रूटल एंड द डायरेक्टरी वाज टू करप्ट एंड इनएफिशिएंट, तो उसके जगह जो वैक्यूम क्रिएट हुआ, पावर वैक्यूम, नेपोलियन जो था इज वेरी कैरिज्मेटिक लीडर। नेपोलियन के बारे में आपको पता अगर होगा तो ही वाज अ वेरी कैरिज्मेटिक लीडर। और इसमें होता क्या था नेपोलियन के साथ, दैट ही यूज्ड टू टॉक टू हिज जूनियर्स, जो नए ट्रूप्स होते थे, 20 21 18 साल के लड़के होते थे, उनसे एज अ फादर बात करता था। उनसे पूछता था खाना खाया, कोई दिक्कत तो नहीं है, आपके क्वार्टर्स क्लीन है, आपको छुट्टी टाइम पे मिलती है, तो उससे क्या हुआ, एक लॉयल्टी का बॉन्ड। एंड ही वाज वेरी ही वाज वेरी हैप्पी गो लकी काइंड। ही वॉज वेरी डेविल मे केयर एटीट्यूड था उसका, दैट कहीं भी चला जाता था, कहीं पर भी एट द फोर फ्रंट रहता था, यूज टू बी बेसिकली एट द फोर फ्रंट ऑफ एवरीथिंग। अगर मान लो कि ऐसे जो नॉर्मल आर्मी होती थी, उसके कमांडर्स पीछे फाइट करते थे, 50 किलोमीटर पीछे रह के ऑर्डर्स देते थे, वेरएज नेपोलियन जो होता है, ही यूज टू बी इन द थिक ऑफ द थिंग्स, जहां पर फाइट हो रहा है वहां पर बैठ के लड़ाई करता था वो। ओके, वहां पर अपना वो कैंप सेटअप करके, एंड देन ही यूज्ड टू गिव फ्रॉम द बैटलफील्ड ओनली। तो इससे क्या हुआ, एक तो ब्रेवरी थी उसके अंदर, दूसरा था फादरली एटीट्यूड था टुवर्ड्स द यंग रिक्रूट्स। यंग रिक्रूट्स 18 से 20 साल वाले जनरली क्या होते थे, बहुत ही यंग एज में आ जाते थे, नॉट इवन 18, 16 साल में भी आ जाते थे बहुत सारे। सो एंड दे यूज्ड टू बी फ्रॉम द पेजेंट बैकग्राउंड, एंड दे यूज्ड टू बी वेरी इनोसेंट, सो दे ऑलवेज लाइक दिस फादरली टच। उसके वजह से उसके जो ट्रूप्स थे वो मरने मारने को तैयार थे, टू दी एंड। टू दी एंड एक ऐसा ग्रुप था नेपोलियन का, नेपोलियंस बॉडीगार्ड उसको बोलते थे, who was so loyal to Napoleon that to save Napoleon, because Napoleon की जान, अभी हम डिस्कस करेंगे नेपोलियनिक वॉर, तो वहां पर आपको पता चलेगा, तो नेपोलियन बॉडीगार्ड वेर एलीट ट्रूप्स जो उसके साथ स्टार्टिंग से थे, उसके अर्ली कमांडिंग डेज से, बिफोर ही बिकेम द एम्परर एंड गॉट द पोजीशन, तब से थे। एंड दीज पीपल ओके बेसिकली लिटरली गेव अप देयर लाइफ टू सेव देयर कमांडर इन रशिया। वो अभी हम बात करते हैं नेपोलियनिक वॉर में, बट यू गेट द आइडिया व्हाई नेपोलियन ओके रोज टू सच ग्रेट हाइट्स। देन इकोनॉमिक आउटकम क्या हुआ, जो चर्च के लैंड थे, तो चर्च वाज गिवन अ लॉट ऑफ फ्री लैंड, एंड दिस लैंड वाज नॉट टैक्स्ड बाय द फ्रेंच स्टेट। नॉन टैक्सेबल लैंड जो था वो सारे सबको कन्फिस्केट कर लिया गया, और उससे क्या हुआ, एक सिग्निफिकेंट वेल्थ ट्रांसफर हुआ फ्रॉम द क्लर्जी टू द पेजेंट्री। देन काफी सारे रिफॉर्म्स के बाद भी जो फ्रांस था उसको इकोनॉमिक चैलेंजेस खत्म नहीं हुए, इन्फ्लेशन कंटिन्यूड एंड द डेट आल्सो कंटिन्यूड। कल्चरल आउटकम क्या हुआ, तो नेशनलिज्म केम टू द फोर। नेशनलिज्म क्यों आता है पता है, नेशनलिज्म किसके back पे चलता है, who is the best बेस्ट ग्रुप ऑफ पीपल हु आर नेशनलिस्ट, कोई बता सकता है? नॉट द पुअर, नॉट एग्जैक्टली द पुअर, who are the the most national, the middle class, abhi is correct, the middle class is the most nationalist। तो जब थर्ड एस्टेट में मैंने क्या बताया था आपको कि उनको लंप कर दिया गया था, मिडिल क्लास को लंप कर गया था किसके साथ, पुअर पेजेंट्स के साथ, एंड दैट वाज अ मेजर पॉइंट ऑफ कंटेंशन। यस भाई बोले। भाई नेशनलिज्म वैसे सही बताया अभी भाई ने कि मिडिल क्लास से आता है, लेकिन अगर आप थोड़ा उसको डीप में जाओगे तो नेशनलिज्म क्या कहते हैं, कैपिटलिज्म का एक वो है। क्योंकि उस टाइम कैपिटलिज्म वाले आके वो चाहते थे ना कि स्टेट हमें मतलब सही से इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाए, एक तो वर्कर्स लाने का और सही से वो करने का। तो क्या कहते हैं, वो फ्यूडल लॉर्ड्स में हो नहीं पाता। तो नेशनलिज्म वो अपना एक सहारा लेते हैं कि हमारा मतलब इंटरनल सिक्योरिटी सही रहे, तभी तो हम बिजनेस कर पाएंगे कैपिटलिज्म के लिए, और बाहर से कोई अटैक ना करे और लॉ एंड ऑर्डर सही रहे, तो वो एक परफेक्ट इन्वायरमेंट होगा। क्या कहते हैं उसकी। तो राइट, नेशनलिज्म एज ए टूल यूज किया है उन्होंने। राइट। देखो ये सही भी है व्हाट ही इज सेइंग। अभी अगर आप देखोगे तो लॉट ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट आर आल्सो सेइंग कि 4 घंटे काम करो, 40 अपने लिए, 30 देश के लिए, राइट, और हम तुम्हें सैलरी वही देंगे। तो दैट इज द थिंग, राइट, ये करेक्ट है, वट एवर यू हैव सेड दैट इज करेक्ट, बट टू बी टू बी ऑन द सरफेस अगर आप बात करो, तो नेशनलिज्म, द मोस्ट नेशनलिस्ट क्लास इज द मिडिल क्लास। ओके, बिकॉज एक होता है पुअर का जो स्ट्रगल होता है, व्हाई दे आर मोस्ट नेशनलिस्ट,
हर स्टेट में चले जाओगे ना तो सबसे ज्यादा नेशनलिस्ट कौन होता है, वो मिडिल क्लास होता है, बिकॉज द पुअर दे आर टू पुअर टू केयर एंड द रिच आर टू रिच टू केयर। ओके, पुअर जो है उनकी बेसिक नेसेसिटी ही नहीं खत्म हो रही है, उसके वजह से उनका जो दिन भर माइंड है कि अभी खाना कैसे आएगा, अभी पानी कैसे आएगा, अभी बिजली कैसे आएगा, उसी पे, तो दे आर नॉट एबल टू थिंक। एंड प्लस एक तरीके का देर इज अ this idea that the country is not looking out for them, whereas the rich, okay, जो rich क्या है, rich are too rich to care। okay, मेरा Lamborghini, okay, मेरा PlayStation, मेरा Apple का MacBook Pro, इन्हीं सब में उनका दिमाग रहता है। whereas the middle class, they do not have much but they are not poor as well। उनका सॉर्टेड है, कुछ चीजें जो पुअर स्ट्रगल कर रहे हैं वो चीज उनका सॉर्टेड है ना। लेकिन जो मिडिल क्लास है उसको ये भी लगता है कि एक मेरा एस्पिरेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी चीज है, एस्पिरेशन है तो दे फील कि द नेशन इज टेकिंग केयर ऑफ मी। ये जो फीलिंग है, नेशन इज टेकिंग केयर ऑफ मी इन सम और द अदर वे, दिस गिव राइज टू द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। तो मिडिल क्लास जो था फ्रांस में भी एक फोर फ्रंट पे था, एंड फ्रेंच नेशनलिज्म जो था वो स्वीप किया फ्रांस को। एंड रेवोल्यूशन ऑल्सो इंस्पायर्ड अ लॉट ऑफ लिटरेचर। ओके, स्पिरिट ऑफ लॉज अगर आप याद करोगे, देन जितने भी बुक्स लिखे गए थे, ओके, वोल्टेयर एंड रसूल, okay, all these people, okay, all these people who wrote during the French, okay, French revolution era, okay, then music जो है उसको भी बनाया गया। तो म्यूजिक था एक मार्च, एक म्यूजिक है ला मार्से, याद है? इट्स द it was created during that time। मार्से जो था, मार्से इज अ प्लेस, वहां पर स्टॉर्मिंग जो हुआ था मार्से में, मार्से के फोर्ट को स्टॉर्म किया था, आज के डेट में फ्रांस का नेशनल एंथम है। ओके, ला मार्से, इट्स द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। ओके, सो यस, ओके, यही लिखा हुआ है, देखो, मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो इट बिकेम द नेशनल एंथम। देन लीगल लेगेसी, व्हाट वाज द लीगल लेगेसी? तो नपोलियनिक कोड आया आफ्टर दिस, एंड नेपोलियनिक कोड जो है इट वाज सो एफिशिएंट दैट आज भी बहुत सारे कंट्रीज जो हैं वो नेपोलियनिक कोड को फॉलो करते हैं। एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लीगल सिस्टम्स इन द वर्ल्ड। देन ग्लोबल इम्पैक्ट क्या था? स्प्रेड ऑफ रेवोल्यूशनरी आइडियाज। तो लैटिन अमेरिका में चला गया। हमने क्या डिस्कस किया था, यू गाइस रिमेंबर? कल के क्लास में 1810 से 1825 में क्या हुआ था? लैटिन अमेरिका आजाद हुआ था, जस्ट लाइक द अमेरिकन रेवोल्यूशन। साउथ अमेरिका में भी एक रेवोल्यूशन हुआ था। हु लेड दैट? कैन यू टेल मी? which person led which person led the South American revolution? साइमन बोलीवार। साइमन बोलीवार, याद रखना नाम। ओके, साइमन साइमन बोलीवार को क्या बोलते थे? एल लिबराटोर। ओके, he was called El Libertador। why? because he liberated much of the South American countries। और ये कहां से आइडिया आया साउथ अमेरिकन को? उनको आइडिया आया फ्रेंच रेवोल्यूशन से। ओके, देन इट लेड टू नेपोलियनिक वॉर ऑल्सो। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था वो रूट कॉज था फॉर द स्टार्टिंग ऑफ द नेपोलियनिक वॉर। नेपोलियनिक वॉर में बेसिकली क्या था कि नेपोलियन ने दूसरी कंट्रीज पे अटैक कर लिया था अपने एम्बिशन को फ्यूल करने के लिए, फ्रांस को, फ्रांस की टेरिटरी को और फ्रांस के इन्फ्लुएंस को बड़ा करने के लिए। ओके, अब यूरोप पे क्या था? तो यूरोप में भी वही था, स्प्रेड ऑफ रेवोल्यूशनरी आइडियाज लाइक लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। जो वॉर थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय के, बिकॉज आई टोल्ड यू फ्रांस जो था उसने वॉर डिक्लेयर कर दिया था किस पे? उसने ऑस्ट्रिया पे कर दिया था, यूके पे कर दिया था, ओके, और बाकी कंट्रीज पे उसने वॉर डिक्लेयर कर दिया था, इटालियन स्टेट्स वगैरह जो थे उन पे डिक्लेयर कर दिया था। देन उसके बाद क्या हुआ? तो अगर आप देखोगे, अगर ध्यान से सुनना, अगर आप देखोगे तो इटालियन यूनिफिकेशन इज ऑल्सो अ रिजल्ट, इट इज ऑल्सो ए रिजल्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। व्हाई? बिकॉज जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज थे that actually permeated in the intellectual class of the Italian states। अभी हम पढ़ेंगे इटालियन यूनिफिकेशन के बारे में। तो it permeated, okay, basically into the Italian states के जो intellectual class थे, and they started agitating, okay, against the rulers, the feudal class who existed in those Italian states। और उसके बाद जब नेपोलियन की आर्मी गई और
नेपोलियन की आर्मी जब गई और इटली को उसने कैप्चर किया, तो वहां पर जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज है उसको परमानेंटली स्टैम्प कर दिया। एंड आफ्टर द लेफ्ट, डेकेड ऑन डेकेड इतना ज्यादा एजिटेशन बढ़ गया अमंग द इटालियन इंटेलेक्चुअल एंड द इटालियन मिडिल क्लास, दैट फाइनली यूनिफिकेशन ऑफ इटली हैपेंड। ओके, then redrawing of boundaries also happened. Congress of Vienna after Napoleon lost the war. कांग्रेस ऑफ वियना था, और बेसिकली जो आज का बॉर्डर आप देख सकते हो यूरोप का, वो जो बेसिक कंसोलिडेशन है, इट स्टार्टेड इन दैट एरा ओनली। ओके, पॉलिटिकल रिपरकशंस क्या हुआ, तो इट लेड टू द एंड ऑफ होली रोमन एम्पायर। होली रोमन एम्पायर जो था, बेसिकली इट वाज नॉट इन रोम, मतलब इटली में नहीं था। होली रोमन एम्पायर वाज अ जर्मैनिक स्टेट, जर्मैनिक एरिया में ये स्टेट था, एंड इसको माना जाता था रोमन एम्पायर का। ओके, लेटर रोमन एम्पायर, रोमन एम्पायर कैसा था, अर्ली रोमन एम्पायर, मिडिल रोमन एम्पायर एंड लेटर रोमन एम्पायर, 800 एडी के आसपास। ओके, आई थिंक इट गॉट ओवर। तो उसका एक जर्मन जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स में एक होली रोमन एम्पायर के नाम से लूज कन्फेडरेसी टाइप का बनाया गया, जिसमें बहुत सारे जर्मन स्टेट्स एक साथ थे। ओके, बहुत सारे जर्मन स्टेट्स जो थे एक साथ थे अंडर वन किंग। एक किंग को ऑप्शियंस पे करते थे, एक किंग को मानते थे, हु वाज द होली रोमन एम्पायर। लेकिन वो सारे जो थे उनका जो बेसिकली दे वर ऑटोनोमस, एक अपना जो गवर्नेंस है वो खुद करते थे। एंड होली रोमन एम्पायर जो है, ओके, वो बेसिकली इट गॉट ओवर इन 1806। नेपोलियन ने उसको खत्म कर दिया। एंड सैटेलाइट रिपब्लिक्स जो थे, नेपोलियन ने बहुत सारे सैटेलाइट सिस्टर रिपब्लिक्स एस्टैब्लिश किए। पोलैंड में किया, ओके, जर्मनी में किया, सैक्सनी में किया। ओके, राइज ऑफ नेशनलिज्म ऑल्सो हमने इस पर बात कर ली, हाउ इट लेड टू, ओके, नेशनलिज्म का राइज इन जर्मनी एंड इटली एज वेल। फ्रेंच रेवोल्यूशन लेड द वे फॉर ऑल रेवोल्यूशन, कह सकते हो। यू कैन से इन द लिबर्टी सेंस, उससे पहले भी रेवोल्यूशंस हुए हैं, बट इट वाज अ डिफरेंट रेवोल्यूशन। देयर वाज दिस प्यूरिटान मूवमेंट। So this was a different kind of movement, जहां पर कैथलिक, ओके, जो कैथलिक चर्च है उसका जो उसका जो इन्फ्लुएंस है इंग्लैंड में, उसको कम करना था। देयर वाज अ ब्लडलेस रेवोल्यूशन, रोज रेवोल्यूशन कहा जाता है। ओके, रोज रेवोल्यूशन कहा जाता है, ठीक है। रोज रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, बेसिकली ब्लडलेस रेवोल्यूशन था। उसमें जो ये इंश्योर किया गया था कि जितने भी किंग्स बनेंगे या क्वींस होंगी इंग्लैंड के, दे विल कम फ्रॉम द प्रोटेस्टेंट साइड। और कैथलिक का जो डोमिनेंट है, कैथलिक का डोमिनेंस है, कैथलिक चर्च का डोमिनेंस है, उसको खत्म कर दिया गया था इन इंग्लैंड। इट लेड टू abolition ऑफ सर्फडम, इट लेड टू लीगल रिफॉर्म्स एज पर दी नेपोलियनिक कोड, जो आज भी बहुत सारी कंट्रीज उसको फॉलो करती है। ओके, देयर वाज लॉट ऑफ काउंटर रेवोल्यूशंस एज वेल इन डिफरेंट कंट्रीज, ओके, इंक्लूडिंग दी मोनार्किस्ट पुशबैक and rise of conservatism. Why there was a monarchist pushback and a rise of conservatism? उसके पीछे का रीजन क्या है? The reason is, okay, because people got anxious, एक एंजाइटी फैल गई थी कि जिस तरीके से किंग लुई द 16 को गिलिटीन कर दिया गया था, उस तरीके से क्या यूके का, क्या जर्मन स्टेट्स का, इटालियन स्टेट्स का, ऑस्ट्रिया हंगरी का, रशिया का, इन सारे स्टेट्स के भी एम्परर्स को मार दिया जाएगा, और जो मिडिल क्लास है, जो बॉर्जुआ क्लास है, वो अपना रूल स्टार्ट कर देगा। सो दैट वाज द एंजाइटी, इसीलिए कंजर्वेटिज्म स्टार्ट हो गया। इसीलिए मोनार्किज्म स्टार्ट हो गया, दैट ओके, किंग, वी आर सेटिस्फाइड विद दिस किंग। एक ग्रुप ऑफ पीपल आगे आए एंड दे ऑर्गेनाइज देमसेल्फ एंड दे सेड दैट ओके, वी आर satisfied with the rule of the king. Okay, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी था, अगेन रेवोल्यूशन ऑफ 1848, वी विल स्टडी दैट। उसके बाद जर्मन स्टेट और जो इटालियन स्टेट है उसका यूनिफिकेशन, that has a direct impact. The French Revolution has a direct impact, and then it led to enduring tensions as well, enduring tensions among the countries of Europe, between France and other countries. And then ऐसा कहा जा सकता है कि एक तरीके से जो आफ्टर Napoleon lost in 1815, okay, then there was this Congress of Vienna। उसके बाद जर्मनी का राइज हुआ, तो क्या हुआ,
Germany started asserting itself. Then what happened? World War One happened. तो एक तरीके से आप कह सकते हो, the dots are interconnected. What happened in 1789 in French Revolution? Okay, it indirectly led to the First World War, where millions of people died. Okay, तो domino effect कह सकते हो या butterfly effect कह सकते हो, anything you can say. Okay, so this was your French Revolution. Any questions you guys have? Any questions that you guys might have regarding French Revolution? पूछ सकते हो. Anything, anything that you guys want to ask. Was Louis arrested 2 times? Yes, he was arrested. First time he was arrested from the northeastern border, and then he was put in a palace, and then after that, that palace where he was put, वो उसको भी storm करके उसको पकड़ लिया गया और उसको finally execute कर लिया गया. Okay.